हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट एस ब्लॉक के बारे में। उसमें हम लोग अब पढ़ रहे थे अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में। अल्कलाइन अर्थ मेटल की पूरी डिटेलिंग कर लिया था, उसके कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे हमने बात किया कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, CaO इज कॉल्ड क्विक लाइम। CaO को कहते हैं क्विक लाइम। CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैग्ड लाइम और मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgSO4.7 वाटर को कहते हैं एप्सम सॉल्ट। MgSO4.7 वाटर को कहते हैं एप्सम सॉल्ट, ठीक है। और MgSO4.7 वाटर एप्सम सॉल्ट होता है। MgCO3 CaCO3 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं डोलामाइट। MgCO3 CaCa3 को कॉम्बिनेशन को कहते हैं डोलोमाइट, ठीक है। और KCl MgCl2.6 वाटर को कहते हैं कार्नेलाइट। और कार्नेलाइट के अंदर जो फॉर्मूला है KCl MgCl2.6 वाटर, कार्नेलाइट कहते हैं इसको। कार्नेलाइट के अंदर MgBr2 भी मिलता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी मिलता है 0.25%। 0.25% इसके अंदर मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी रहता है, जहां से हम ब्रोमीन की रिकवरी करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको चौक भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो चौक, मार्बल और लाइमस्टोन का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली बात किया था जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो CaSO4.2 वाटर को हम कहते हैं जिप्सम। CaSO4.2 वाटर इज कॉल्ड जिप्सम। where CaSO4.half water hemi-hydrated calcium sulfate, CaSO4.half water is called plaster of Paris। तो इसको हम कहते हैं plaster of Paris। मतलब जब हम जिप्सम को हीट करते हैं अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है। देखिए इसका रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया था। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर, इसको हम कहते हैं जिप्सम। ये है जिप्सम। और जिप्सम को जब हम लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 393 केल्विन तक हीट करते हैं, 393 केल्विन हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 393 केल्विन, तब ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4.half वाटर के अंदर। हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि ब्रोकन बोन्स को प्लास्टर करने के लिए यूज होता है। मॉडल्स और स्टैचूज बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। और अगर इसको अबव 393 हीट करेंगे, अबव 393 हीट कर देंगे, तो ये चला जाएगा प्लेन कैल्शियम सल्फेट में, जो हाफ वाटर था वो और रिमूव हो जाएगा। तो CaSO4.half वाटर अबव 393 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 के अंदर, और ये जो पानी इसके अंदर था ये भी रिलीज हो जाएगा। तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सल्फेट। तब ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट के अंदर। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इसको कहेंगे हम, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये कंपाउंड। तो पहले जिप्सम से हम आए प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आगे हीट करेंगे तो वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर हमारा एक जो इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा हुआ है वो है सीमेंट, उसके कॉम्पोजिशन पर बात करेंगे और सीमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाइट कलर का पाउडर होता है ये, व्हाइट कलर पाउडर। ओके, तो व्हाइट कलर का पाउडर होता है कैल्शियम सल्फेट। रिएक्शन विथ कार्बन, अगर ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन के साथ अगर आप इसको हीट करते हो कैल्शियम सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट इज हीटेड विथ कार्बन, तो कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा। CaS इज द कंपाउंड, CaS इज द कंपाउंड कैल्शियम सल्फाइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो नाउ द कंपाउंड इज कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा ये कार्बन पाउडर के साथ हीट करने पर। और अगर इसको हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर के साथ हीट करते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaSO4 रिएक्ट्स विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, है ना, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा CO2 प्लस वाटर। तो नाउ इट गिव्स अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। इट गिव्स अमोनियम सल्फेट विथ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिलेटेड विथ एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और अगर कैल्शियम सल्फेट को हम हीट कर देते हैं, हीटेड स्ट्रांगली, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO बना देगा और साथ में SO2 प्लस O2 या SO3 भी लिख सकते हैं, SO2 प्लस हाफ O2 और SO3 भी आप इसको लिख सकते हो। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो देयर इज द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है सीमेंट। तो सीमेंट के बारे में बात करेंगे। सीमेंट इज द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। क्या होता है सीमेंट? इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है, ब्रिक्स को कनेक्ट करने के लिए हम सीमेंट को यूज करते हैं। तो सीमेंट इज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है सीमेंट। इट इज मिक्सचर ऑफ डाई एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, mixture of di and tricalcium silicate and tricalcium aluminate, tricalcium aluminate। तो बेसिकली जो सीमेंट होता है वो है डाई एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, CaOAl2O3। तो देयर इज द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सीमेंट इज द मिक्सचर ऑफ डाई एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो डाई और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिक्सचर है सीमेंट। अब बात करते हैं थोड़े से इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में। तो सीमेंट को पहली बार एक मेसन जोसेफ एस्पिडन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो सीमेंट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ एस्पिडन, अ ब्रिटिश मेसन जोसेफ एस्पिडन। तो सीमेंट was first time
first time introduced by was first time introduced by Joseph Aspdin. जोसेफ अस्पेडिन ने सीमेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने ये देखा कि जो लाइमस्टोन और क्ले का जो मिक्सचर है, लाइमस्टोन, व्हेन मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन, व्हेन मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले बेसिकली SiO2 और Al2O3 का कॉम्पोजिशन रहता है, तो मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले फाइनली ग्राइंडेड and mixed with water, finally grinded and mixed with water, को बारीक पीस लिया, मिला लिया सबको एक साथ और फिर वाटर के साथ मिक्स कर दिया, मिक्स विथ वाटर, and then it is allowed to cool, then it is allowed to settle, then it is allowed to solidify, उस मिक्सचर को फिर सॉलिड होने दिया, allowed to solidify. It is as hard as rocks. It is as hard as rocks of Portland. तो वो पोर्टलैंड के पत्थरों के समान कठोर हो जाती है. इट इज एज हार्ड एज रॉक्स ऑफ पोर्टलैंड. ये एक तुलना है, कंपैरिजन है कि सेटिंग के बाद जब वो हार्ड होता है सीमेंट तो इट इज एज हार्ड एज रॉक्स ऑफ पोर्टलैंड. सो इट इज ऑल्सो known as पोर्टलैंड सीमेंट, इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट. ठीक है, तो पोर्टलैंड के जो स्टोन्स थे सेटिंग के बाद वो उतना हार्ड हो जाता था, इसलिए उसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा. तो कुल मिला के ध्यान रखना है कि जोसेफ एस्पेडिन ने सीमेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था. तो सीमेंट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय द जोसेफ एस्पेडिन. और जोसेफ एस्पेडिन कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो मेसन थे, वर्कर थे, काम करने वाले, मिस्त्री जैसे होते हैं ना, उस तरह से. और उन्होंने क्ले और लाइम का जो मिक्सचर है उसको फाइनली ग्राइंड किया, उसको बारीक पीसा, पीसने के बाद उस मिक्सचर के अंदर पानी मिलाया और फिर उसको हार्ड होने दिया. हार्ड होने के बाद ये कंपोजिशन जो है पोर्टलैंड के रॉक्स के समान हार्ड हो जाता है, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट भी था पहले, है ना. अभी तो कॉमनली हम लोग सीमेंट ही बोलते हैं. और पहले जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, वो भी बेसिकली लाइम से ही बनती थी. CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के कंपोजिशन में कुछ चीजें मिक्स करते थे. डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन अलग अलग जगह पे मिक्स होती थी, लेकिन बेसिकली लाइम के साथ जो है गुड़ और बेल का रस मिलाते थे. इन तीनों के कंपोजिशन को मिक्स करके बिल्डिंग्स बनाते थे. इसलिए देखेंगे आपकी जो बहुत प्रेसियस बिल्डिंग्स है वो सब रिवर के आसपास है, अराउंड द रिवर्स है, क्योंकि रिवर से उसको क्या मिलता रहता है, पानी मिलता रहता है. और लाइम के साथ एक चीज यह है कि अगर लाइम को कंटिन्यूअस पानी का सोर्स लाइम के आसपास रहेगा तो वो बहुत सालों तक, हजारों साल तक वैसे का वैसा बना रहेगा. लेकिन अगर वाटर सोर्स उससे दूर गया तो फिर वो बिल्डिंग भी गिर जाएगी. ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है लाइम के साथ कि लाइम जहां है वहां पे वाटर के सोर्सेस होने चाहिए. ठीक है, तो ये सीमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें मिलाते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है सीमेंट का. तो कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइम का कॉम्पोजिशन रहता है लगभग 50 to 60%.
परसेंट रहती है, लाइम 50 to 60% तक लाइम चाहिए, मतलब लाइम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन हो गया। ठीक है, लाइम के बाद सिलिका SiO2, लाइम के बाद सिलिका सैंड या रेत भी कहते हैं इसको हिंदी में, 20 से 25%, 20 to 25% जरूरत पड़ेगी आपको सिलिका की, 20 to 25% सिलिका। फिर उसके बाद Al2O3 is called alumina, alumina 5 to 10%, 5 to 10% चाहिए होगा लगभग एल्यूमिना, 5 to 10% एल्यूमिना की जरूरत पड़ती है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO चाहिए 2 to 3%, 2 to 3% मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 to 3% मैग्नीशियम ऑक्साइड। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड 1 to 2%, 1 to 2% इसको चाहिए होता है आयरन ऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी 1 to 2%, 1 to 2% सल्फर ट्राइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंपोजिशन मिक्सचर ऑफ द सीमेंट। ये सीमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोजिशन मिक्सचर है। सबसे ज्यादा जो है वो लाइम की क्वांटिटी है, CaO 50 to 60%, सैंड 20 to 25%, अलुमिना 5 to 10, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3%, Fe2O3 1 to 2% और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसका कॉम्पोजिशन रहेगा 1 to 2%। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि जो व्हाइट सीमेंट होता है उसमें आयरन ऑक्साइड नहीं होता, तो मैं उसको लिखूंगा भी आपके लिए ताकि वो आप लिख लो, उसको आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पहले बात कर लेते हैं कि ये जो कॉम्पोजिशन है इसको कैसे आपको ध्यान रखना है। तो CaO के रिस्पेक्ट में, लाइम के रिस्पेक्ट में जो परसेंटेज ऑफ लाइम है उसके रिस्पेक्ट में Al2O3, SiO2, Fe2O3 जो मेन कंपोनेंट है इसके, Fe2O3, इन सब का जो रेशो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 टाइम्स आना चाहिए। इन सब का जो रेशो है वो कितना आना चाहिए, 2 टाइम्स आना चाहिए। बेटर सीमेंट के लिए ये रेशो 2 के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा, 2 के आसपास का रेशो ये मिलना चाहिए। तो लाइम वर्सेस अदर कंपोनेंट्स, लाइम वर्सेस अदर कंपोनेंट का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, अबाउट 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे लाइम है तो वो कम होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मोस्टली द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, है ना। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, नंबर 1, व्हाइट सीमेंट डू नॉट कंटेन आयरन ऑक्साइड। व्हाइट सीमेंट के अंदर आयरन ऑक्साइड नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इफ लाइम इज प्रेजेंट लेस देन कॉम्पोजिशन, जो कंपोजिशन है उससे अगर लाइम कम होता है, जैसे 50 से 60% होना चाहिए, तो अगर 50% के नीचे जाता है, लाइम इज लेस देन composition, the cement is low strength, the cement is low strength, तो वो सीमेंट कैसी होगी, लो स्ट्रेंथ सीमेंट हो जाएगी। the cement is low strength and it set very soon, और वो बहुत जल्दी जम जाएगी, बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगी, सेट वेरी सून। थर्ड पॉइंट, इफ लाइम इज प्रेजेंट मोर देन कंपोजिशन, और अगर लाइम का कंपोजिशन जरूरत से ज्यादा है, जिस रेशो में चाहिए उससे आगे बढ़ा दिया आपने रेशो। कॉमनली इस टाइप का सीमेंट आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे घरों में जो प्लास्टर्स होते हैं उन पे क्रैक्स आपको दिखाई देंगे, तो द क्रैक्स आर ड्यू टू
द प्रेजेंस ऑफ लाइम मोर देन कंपोजिशन, सस्ता होता है इसलिए ज्यादा मिला देते हैं, ठीक है। तो इफ लाइम इज प्रेजेंट मोर देन कंपोजिशन रेशियो, देन cracks are formed, then cracks are formed, then सेट करने पर जब सेट हो जाएगा तो उसमें क्या बन जाएंगे, क्रैक्स बन जाएंगे। तो कंपोजिशन रेशो से ज्यादा होगा तो सीमेंट क्या होगी, क्रैक होने लगेगी, देन क्रैक्स आर फॉर्म। तो अगर लाइम कंपोजिशन से कम है तो सीमेंट लो स्ट्रेंथ होगी, लाइम कंपोजिशन से ज्यादा है तो सीमेंट के अंदर क्रैक्स फॉर्म होने लगेंगे। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, एक्सेस ऑफ सिलिका प्रोड्यूस लो हार्डनिंग सीमेंट, एक्सेस ऑफ सिलिका प्रोड्यूस लो हार्डनिंग, excess of silica produce low hardening, excess of silica produce low hardening, excess of alumina produce quick setting, excess of alumina produce quick setting, excess of alumina produce quick सेटिंग। अगर ज्यादा है एल्यूमिना तो क्विकली क्या करेगा, सेट कर देगा। अब जब सीमेंट बन जाता है पैकिंग के समय उसमें लगभग 2% के आसपास जिप्सम भी मिलाते हैं। तो एडिशन ऑफ जिप्सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एडिशन ऑफ जिप्सम, एडिशन ऑफ जिप्सम, जिप्सम कहा तो उसका मतलब CaSO4 dot 2 water is the gypsum, addition of gypsum, decrease the setting time of cement, decrease the setting time of cement, decrease the setting time of सीमेंट। तो जिप्सम मिलाने पर क्या होता है, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब वो ज्यादा देर तक हार्ड होने से बचा रहता है, क्योंकि एक बार स्लरी को बनाने के बाद यूज करने में काफी समय लगता है। तो जितने देर तक यूज करना होगा, जब वो प्लेनली अच्छे से फैलेगा तभी तो ब्रिक्स उसके साथ कनेक्ट होंगे, तो उसमें उस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। तो जिप्सम मिलाने से आपको ये एडवांटेज मिल जाता है, सेटिंग टाइम को क्या करता है, जिप्सम डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन के बाद किस कंपोनेंट का क्या यूज है उसमें, उसके बारे में हमने बात किया। आयरन ऑक्साइड व्हाइट सीमेंट के अंदर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जिप्सम सीमेंट के सेटिंग टाइम को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जिप्सम डिक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। अब देखिए ये जो मटेरियल्स हैं इनको इनके रेशोज और कंपोजिशन में कलेक्ट करने के बाद इनको हम क्या करते हैं, इट इज फाइनली ग्राइंडेड, फाइनली ग्राइंड कर लेंगे, इनको अच्छे से पीस लेंगे, बारीक पीस लेंगे। फाइनली ग्राइंडेड का मतलब ये बारीक पीस लेंगे, और उसके बाद उसके अंदर पहले वाटर मिक्स करेंगे, पीसने के बाद वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स करने के बाद बन जाएगा स्लरी। अब स्लरी के बनने के बाद इसको रोटरी क्लिन के अंदर डालेंगे, रोटरी किल्न के अंदर डालेंगे। ये वाला पोर्शन सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर देता हूं। तो रोटरी किल्न के अंदर डालेंगे, इसको कहते हैं घूमने वाली भट्टी, रोटरी किल्न, है ना। रोटरी किल्न के अंदर डालने के बाद क्या करेंगे, फिर सीमेंट आपको छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में मिलेगा। तो छोटे छोटे बॉल्स आपको रोटरी किल्न से बाहर मिलेंगे, और उन छोटे छोटे बॉल्स को हम कहते हैं सीमेंट क्लिंकर, सीमेंट क्लिंकर। और जब छोटे छोटे बॉल्स आ जाएंगे बाहर, तो ड्राई अप होने के बाद इन बॉल्स को वापस से पीसेंगे, देन इट इज अगेन ग्राइंडेड। फिर से इन बॉल्स को हम पीसेंगे एंड देन इट इज रेडी टू ऐड द जिप्सम। अब उसमें जिप्सम मिलाएंगे, लगभग 2% के आसपास जिप्सम को ऐड करते हैं फाइनल सीमेंट के बनने के बाद। मतलब सीमेंट क्लिंकर की जो बॉल्स है उनको पीसने के बाद फिर उसमें लगभग 2% तक जिप्सम मिला दिया जाता है। और जिप्सम मिलाने के बाद
अब ये रेडी टू यूज होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं रिलेटेड विद द सीमेंट। तो सीमेंट में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, जोसेफ एस्पिडन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। ठीक है, फर्स्ट टाइम इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ एस्पिडन, और जोसेफ एस्पिडन ने ऐसा कहा कि लाइम का जो मिक्सचर है, लाइम और क्ले का जो कॉम्पोजिशन है, उसको पीसने के बाद अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो जब वो सेट होता है तो सेट होने के बाद उसकी हार्डनेस पोर्टलैंड के रॉक्स के जैसी हो जाती है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पोर्टलैंड सीमेंट। बेसिकली इट इज डाई एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। डाई और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कॉम्पोजिशन है सीमेंट। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन है, डाई और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कॉम्पोजिशन। मैंने आपको बताया कि लाइम और अदर कंपोनेंट जो है उनका रेशो लगभग 2 टाइम्स, लगभग 2 मिलना चाहिए। ठीक है, और लाइम के बारे में ध्यान रखना है, एक्सेस ऑफ लाइम अगर होगा तो क्रैक्स फॉर्म करेगा, अगर लाइम का कॉम्पोजिशन कम होगा तो सीमेंट लो स्ट्रेंथ सीमेंट हो जाएगी। जिप्सम मिलाने से सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, उस टॉपिक में से कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। जैसे हमने सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ा था, है ना। An adult body contain an adult मतलब 70 kg of weight. An adult body contain 25 gram magnesium, 25 gram magnesium, 25 gram magnesium and 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम, और लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम रहता है। क्योंकि जो मेनली हमारे बोन्स और टीथ हैं, बोन्स और टीथ के मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 99% कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लगभग 99% कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ के मैन्युफैक्चरिंग में, रिपेयरिंग में और उसके फॉर्मेशन में कंज्यूम होता रहता है। ठीक है, द डेली रिक्वायरमेंट इज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज नियर अबाउट 200 to 300 मिलीग्राम्स। 200 to 300 मिलीग्राम्स इसका डेली का रिक्वायरमेंट होता है। 200 to 300 मिलीग्राम्स डेली का रिक्वायरमेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। और दोनों के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है, हाई प्रोटीन डाइट्स जो होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट्स जिसमें फास्फोरस भी होगा, क्योंकि फिशेस वगैरह प्रोटीन डाइट्स में आती है, तो जिन डाइट में हाई प्रोटीन होगा उनमें फास्फोरस भी होगा। तो फास्फोरस के कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो हाई प्रोटीन डाइट्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोटीन रिच डाइट जिसमें फास्फोरस का अमाउंट अधिक होगा, वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जब कैल्शियम कम रहती है तो डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स होने लगता है, विटामिन डी भी इसमें रोल अटेम्प्ट करता है अपना। ठीक है, तो डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स होगा, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं हम। ठीक है, और इन ब्लड प्लाज्मा 100 मिलीग्राम पर लीटर, 100 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन होता है। कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन है वो लगभग 100 मिलीग्राम पर लीटर होता है। 100
मिलीग्राम पर लीटर होता है। और कंसंट्रेशन कैल्शियम का ये जो कंसंट्रेशन होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय द टू हार्मोन्स, दैट इज कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड। द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, the concentration of calcium ions is maintained by concentration of calcium ion is maintained by hormones calcitonin and parathyroid एंड पैराथायरॉइड। तो दो हार्मोन्स है जो कैल्शियम के कंसंट्रेशन को ब्लड प्लाज्मा के अंदर मेंटेन करते हैं। और मैग्नीशियम फॉस्फेट के बारे में, मतलब जो हाई रिच प्रोटीन डाइट है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट के इंफेक्शन को भी क्रिएट करते हैं। और कैल्शियम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कैल्शियम जो है वो मेनली क्या काम करता है, उसका जो मेनली काम है, इट इज रिलेटेड विद द बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो ये पूरा आपका NH2 ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। अब देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें अगर क्या क्या है NH2 में पहले बात कर लेते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। ठीक है। उसके बाद कैल्शियम में ब्रिक रेड, स्टोंशियम में क्रिम्सन रेड और बेरियम में एप्पल ग्रीन कलर आता है। बेरियम में एप्पल ग्रीन कलर आता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात और हो गई। उसके बाद अगर ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी पर बात करेंगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम केवल मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि कैल्शियम और अदर हायर मेंबर्स जो है वो पारोक्साइड का फॉर्मेशन भी करेंगे। कैल्शियम पारोक्साइड, स्टोंशियम पारोक्साइड एंड बेरियम पारोक्साइड। यहां पर एक और डिफरेंस आ रहा है NS1 से, वो क्या आ रहा है, NS1 वाले सुपर ऑक्साइड तक जाते हैं, लेकिन ये मेंबर्स जो है वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। दीज मेंबर्स डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। इसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जबकि बाकी सभी मेटल के जो ऑक्साइड है यहाँ पे और हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक होते हैं। हालांकि मैग्नीशियम भी जो है वो वीक बेसिक होगा, इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है वो एंटासिड जेल बनाने के लिए किया जाएगा। अगर शार्पली बेसिक होता तो शायद वो इस काम में नहीं आ पाता, है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एंटासिड जेल बनाने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद अमोनिया के साथ बेरिलियम को छोड़ करके सभी जो एलिमेंट हैं वो अमोनिया के साथ आसानी से डिसॉल्व होकर के ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे NS1 में बनाते हैं। लेकिन NS1 में लिथियम भी वो काम करता है, लेकिन यहाँ पे वो काम बेरिलियम नहीं करेगा। बेरिलियम के अलावा सभी जो एलिमेंट्स हैं, सभी जो मेटल्स हैं वो अमोनिया के साथ ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था कार्बाइड्स के बारे में। तो बेरिलियम कार्बाइड जो होते हैं वो मिथेनॉइड्स होते हैं। बेरिलियम कार्बाइड मिथेनॉइड होता है, मतलब मीथेन प्रोड्यूस करता है, जबकि मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एसिटालीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, उनको अच्छे से क्लियरली ध्यान रखना है। इसके बाद सल्फेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, नीचे जाने पर जहां सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए लेकिन वहां सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट एंड कार्बोनेट्स बोथ आर डिक्रीजेस डाउनसाइड इन द ग्रुप। कार्बोनेट और सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउनसाइड जाने पर डिक्रीज होती जाती है। बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बेरियम सल्फेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है।
और जो बेरिलियम सल्फेट है उसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। जबकि बेरियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा की जगह सबसे कम हो जाती है, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। बेरियम की लैटिस एनर्जी के बढ़ने के कारण सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और मैंने आपसे लैटिस और हाइड्रेशन दोनों एनर्जीज के बारे में डिस्कस किया था। लिथियम में भी लैटिस एनर्जी का बहुत फर्क पड़ता है। एक सॉल्यूशन में जो लिथियम आयंस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू अदर्स, तो लैटिस जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लिथियम आयंस के लिए भी हायर होती है, और हायर सॉल्युबिलिटी के कारण ही जो लिथियम आयंस हैं, सॉल्वेटेड लिथियम आयंस जो है उनका वेट बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने से लिथियम आयंस का सॉल्यूशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट जो है वो सबसे स्लोअर हो जाता है। जबकि सबसे छोटे साइज का आयन है लेकिन पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी के कारण वो हैवियर हो जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन देखिए इन यूनिट्स में आपको क्या करना है, बार बार जो नोट्स है उसको रिवाइज करना है, तो आपकी सभी चीजें अपने आप क्लियर रहेगी कि कहां पे क्या करना है, कहां पे क्या करना है, और पहले से ही सब क्वेश्चंस आपको क्लियर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो सबमरीन्स और जेट्स में यूज होते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद सल्फेट्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि सेकंड ग्रुप के जो सल्फेट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन साइड जाने पर डिक्रीज होती जाती है, और बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि बेरियम सल्फेट के लिए लैटिस एनर्जी का वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होता है। ठीक है, तो देयर इज द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द NS2। उसके बाद कंपाउंड्स में मैंने सभी चीजें आपको रिवाइज भी कर दिया है, बता भी दिया है। NS1 में क्या क्या करना है, तो NS1 में भी सेम एज पहले डेंसिटी, तो पोटाशियम की डेंसिटी जो है वो सोडियम से कम होती है, ये बात ध्यान रखना है, पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। ठीक है, ऑल अल्काली मेटल्स गिव फ्लेम कलर, सभी अल्काली मेटल्स फ्लेम कलर प्रोड्यूस करते हैं। ऑल अल्काली मेटल्स प्रोड्यूस फ्लेम कलर, जैसे यहां पे आया था तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में फ्लेम कलर नहीं आता है, लेकिन अल्काली मेटल्स में सभी अल्काली मेटल्स फ्लेम कलर प्रोड्यूस करते हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है अल्काली मेटल्स का, और अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे, वेपर फेज में बात करेंगे, तो सीजियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में बात करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आने पर लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, इसका ई नॉट वैल्यू -3.05 वोल्ट होता है, इट्स ई नॉट वैल्यू इज -3.05 वोल्ट, इसलिए लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जबकि वेपर फेज या गैस स्टेट में जहां पर एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं हम, तो वहां पर सीजियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ड्यू टू इट्स लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो लूज होती जाती है और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करता जाता है। ग्रुप में नीचे जाने पर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर सभी कंपाउंड ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और इसके बाद सोडियम, लिथियम को छोड़ करके सोडियम से पारोक्साइड भी बनेगा, सोडियम में पारोक्साइड फॉर्मेशन भी होता है, और पोटाशियम और उससे हायर मेटल्स जो है वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। हाइड्रोक्साइड्स तो MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी डाउन साइड जाने पर इंक्रीज होगा, हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी डाउन साइड जाने पर इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद हैलाइड्स तो MX टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। लिथियम के हैलाइड को छोड़ करके मोस्टली जो सभी हैलाइड्स हैं वो कैसे हैं, इट इज आयोनिक इन नेचर। सभी हैलाइड कैसे होते हैं, आयोनिक नेचर के होते हैं। लिथियम में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है,
कुछ हैलाइड्स के अंदर, क्योंकि उसका साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर भी हायर होती है। ठीक है, इसके बाद अगर लिक्विड अमोनिया वाले रिएक्शन किसे के बारे में बात करेंगे तो ऑल द एल्कली मेटल्स आर डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। सभी अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होकर के ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, एंड द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, है ना। इसके अलावा अगर गैस के साथ बात करेंगे तो अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करके अमाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सोडियम को अमोनिया से रिएक्ट कराओगे तो NaNH2 सोडामाइड, पोटाशियम को रिएक्ट कराओगे तो KNH2 पोटाशियमाइड बनेगा। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड M2CO3 टाइप के कार्बोनेट बनाएंगे। लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज होता है, बाकी सभी कार्बोनेट्स जो है वो थर्मली स्टेबल होते हैं और नीचे जाने पर कार्बोनेट्स का स्टेबिलिटी बढ़ता है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों में। ठीक है, तो नीचे जाने पर कार्बोनेट्स का स्टेबिलिटी बढ़ता है। इसके बाद MnO3 टाइप के नाइट्रेट बनाते हैं, MnO3 टाइप के नाइट्रेट बनाते हैं। खास बात क्या है, लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, जबकि अदर नाइट्रेट्स जो है वो नाइट्राइट बनाते हैं। अगर NaNO3 को हीट करोगे तो NaNO2 बनेगा, जबकि लिथियम नाइट्राइट को लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो Li2O बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि अदर्स जो है वो NO2 वाले कंपाउंड को बना के देंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद हमने बात किया था NaOH के बारे में, तो फास्फोरस के साथ फॉस्फीन बनाता है PH3, सल्फर के साथ Na2S2O3 बनाएगा, जिसका 5 वाटर के साथ जो कॉम्पोजिशन है उसको हम हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद क्लोरीन के साथ हैलाइड हैलोजन की रिएक्शन, तो जब कोल्ड एंड डाइल्यूट रहेगा NaOH तो NaOCl, NaOBr, NaOI हाइपोहैलाइट बनता है, हाइपोहैलाइट कहते हैं इसको हम। और अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो क्लोरेट्स बनेगा, NaClO3, NaBrO3, NaIO3 लाइक कंपाउंड्स बनते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर 1-2 साल में ये वाली रिएक्शन जो है वो रिपीट हो जाती है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद NaOH में अगर मेटल्स के साथ जैसे जिंक के साथ तो समझ में आता है कि हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। एम्फोटेरिक मेटल जितने भी हैं, जिंक, लेड, टिन, एल्यूमिनियम, तो इन सब के साथ जिंक के साथ सोडियम जिंकेट, Pb के साथ सोडियम प्लम्बेट, टिन के साथ सोडियम स्टेनेट और एल्यूमिनियम के साथ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 बनेगा, न कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेटल हैलाइड की जरूरत पड़ेगी। तो CrCl3, FeCl3, AlCl3 अगर होंगे तब NaOH के साथ आप ट्रीट करोगे तो आपको कंपाउंड मिल जाएंगे हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस। लेकिन अगर सिंपली एम्फोटेरिक मेटल के साथ हीट करोगे तो वो सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम स्टानेट एंड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जैसे कंपाउंड्स बनाएंगे। तो देखो ये इन सब रिएक्शंस को याद करने का तरीका भी है। और जो हमारे बच्चे हैं, जो रिपीटर्स हैं, जिनका 12th पास हो गया है, उनको रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में याद करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको नहीं करना है, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत बेस्ट होगा, तो सीधे सीधे याद कर सकते हैं। जिंक NaOH, सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला इज Na2ZnO2, टिन Na2SnO2, लेड Na2PbO2, एल्यूमिनियम 2 NaAlO2 या NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। और अगर इनके ऑक्साइड होंगे तो भी कंपाउंड सेम बनेगा, H2 की जगह H2O रिलीज हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। जैसे कहा मैंने, फास्फोरस के साथ PH3 बनेगा, तो सीधे याद रख लेंगे, उतने बड़े रिएक्शन को क्यों करेंगे, है ना। और हाइड्रोजन के साथ अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो हाइपोहैलेट, और अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट है तो
halides, chlorate, NaClO3, NaBrO3, NaIO3 is the compound. Okay, so this is the method to learn to recall the inorganic chemistry. Okay, और ये आपका पूरा S ब्लॉक खत्म हुआ. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे P ब्लॉक के बारे में. ओके कमांडोस, थैंक यू.